जय हिंद दोस्तों, भारत की सेना के पराक्रम से, उसके जज्बे से, उसके अदम्य साहस और शौर्य से हम सभी भली भांति परिचित हैं। अपना लहू देकर, अपना सुख चैन खोकर देश की रक्षा, हमारी रक्षा करने वाले हमारे जो वीर जवान हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हर देशवासी को गर्व है। गर्व है हमें हमारे हर एक वीर जवान पर, हर एक सैनिक पर। तो आइए आज सैन्य जीवन के बारे में जानते हैं रिटायर्ड कैप्टन मीरा दवे से। आपसे बातचीत कर रही हैं दीपशिखा दुर्गापाल। जय हिंद मैडम। जय हिंद दीपशिखा जी। मैडम, सबसे पहले आपको और आपके माध्यम से जो पूरे हमारे डिफेंस पर्सनल हैं, जो हमारे जल, थल और नभ सेना के जितने भी कर्मी हैं, उन सबको हृदय से बधाई ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के लिए। बहुत धन्यवाद दीपशिखा जी। आपने जब ये कहा तो मुझे एक बहुत वेल नोन सेइंग है और हर जगह ये अगर एक नागरिक के रूप में आप देखें तो आपको शायद लिखा हुआ भी मिलेगा कि अ सोल्जर फाइट्स फॉर इंडिया, दैट इज अस द सिटीजन, so please become an Indian worth fighting for। ऐसे भारतीय नागरिक बने जिससे हर सिपाही को बॉर्डर्स पे लड़ने की वो क्षमता मिले और वो एक मन में एक संतुष्टि हो कि मैं एक ऐसे भारतीय नागरिक के लिए लड़ रहा हूँ कि जो मेरी कदर करता है, जो इस यूनिफॉर्म की कदर करता है। तो जब आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और सभी उन यूनिफॉर्म सोल्जर्स के लिए आज जब जय हिंद कह रहे हैं, आई थिंक हर एक के मन में, हर एक सोल्जर के मन में, यूनिफॉर्म्ड सोल्जर के मन में यही एक प्रतिभाव होगा। बहुत धन्यवाद दीपशिखा जी। बहुत खूब मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। और सच बात तो ये है कि हम लोग जो सिविलियंस हैं, हम लोग सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि सेना पर वो जवान हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। मैडम, आपने डिफेंस में करियर चुना, तो ये क्यों चुना होगा? क्या आपकी बचपन से इच्छा थी या अचानक से क्या परिस्थिति बनी कि आपने सेना में जाने का निर्णय लिया? दीपशिखा जी, आज इतने वर्षों बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, अपने जीवन में जो घटित हुआ है वो देखती हूँ, तो ये मन में सुनिश्चित होता है कि कहीं ना कहीं ये नियति के उस बड़ी सी रचना में ये भाग पहले से ही लिखा होगा कि मुझे ये सौभाग्य मिले कि मैं एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का यूनिफॉर्म पहनूं और राष्ट्र की रक्षा में अपना योगदान दे सकूं। ये इसलिए कह रही हूं कि गुजरात में मेरा जन्म हुआ और गुजरात की जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वो सदैव से एक ट्रेडिंग की परिस्थिति रही है। हार्बर होने की वजह से इकोनॉमिकल बैकग्राउंड रहा है बिजनेस फॉर्मेट में। तो गुजरात ने हमेशा भारत को जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, और डिफेंस के रूप में उसका वो हम रूप नहीं देख पाए हैं। इसलिए गुजरात में जन्म जब हुआ तो कहीं ना कहीं मीरा को वो एक एक्सपोजर नहीं मिला। बट क्योंकि नियति में, जैसे मैंने कहा कि ये रचना हुई होगी पहले से, इसलिए मेरी माताजी, उन्होंने, शी वॉज अ टीचर, वो एक शिक्षिका रही और इस वजह से चेन्नई में वहाँ पे उन्होंने जॉब लिया। वो एक इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल है और मैं उनके साथ वहाँ पढ़ने गई थी। और लगभग मैं चौथी कक्षा में थी दीपशिखा जी, तब मैंने बहुत बड़ा बोर्ड देखा जहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर यूनिफॉर्म में था एंड उसमें लिखा था ज्वाइन इंडियन आर्मी, डू यू हैव इट इन यू। तो वो चौथी कक्षा में पढ़ती हुई वो बालिका के कोमल मन में कहीं ना कहीं वो बीजारोपण हुआ कि ये जो यूनिफॉर्म है, मेरा जीवन इसी के लिए बना होगा। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैं सिलेक्ट हुई आर्मी ऑफिसर के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में, उसके बाद जहाँ पे वो पोस्टर लगा था वो था ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। नियति वापस मुझे उसी जगह लेके गई ट्रेनिंग करने के लिए। तो कह सकते हैं कि लाइफ वाज अ फुल सर्कल देन, क्योंकि उसके बाद जब वो 4th स्टैंडर्ड में मैं थी, कहीं ना कहीं वो जब सीडिंग हुई, मन में वो आशा जगी, वो इच्छा जगी और एक एम लिया, मन में गोल लिया कि आगे इसमें बढ़ना है। उसके बाद जब मैं कॉलेज में थी, मैंने प्रयास किया कि मैं एनसीसी में सिलेक्ट हूँ
एज ए कैडेट मैं सिलेक्ट हुई, अपनी जो भी वहाँ पे सर्टिफिकेशन एग्जाम से क्लियर किया और पोस्ट ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में कंप्लीट करने के बाद मैंने आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस में अप्लाई किया, जिसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं, CDS एग्जाम्स होती है। वहाँ पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करने के बाद आई गॉट सिलेक्टेड बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में मैं ट्रेन हुई एंड आई गॉट कमीशन एज एन आर्मी ऑफिसर। वाह, ये तो बहुत, मतलब आपने बिल्कुल सही कहा कि वो आपका प्रारब्ध था, आपकी नियति में था और आप वापस वहीं चेन्नई एक बचपन में गई थी और वापस एक दिन आप OTA चेन्नई में बतौर कैडेट आप शामिल हुई और फिर ऑफिसर आप इंडक्ट हुई। आप सुन रहे हैं रिटायर्ड कैप्टन मीरा दवे के साथ दीपशिखा दुर्गापाल की बातचीत। मैडम, लेकिन आर्मी में जाना तो ट्रांसफर भी बार बार आते रहते हैं, तो ऐसे में आप अपनी भूमिका और एक महिला होने के नाते मतलब क्या समझते हैं आप इसे? इसमें दो चीजें आपने मुझे पूछी कि एक महिला होने के नाते की भूमिका आर्मी में और दूसरे आपने बताया ट्रांसफर। जी, तो बिल्कुल सही बात है। आर्मी जो है या आर्म फोर्सेस अगर मैं बात करूं, वो राष्ट्र का अभी सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और ये इतना बड़ा अपने आप में सिस्टम है कि इसकी एक प्रॉपर पद्धति बनी हुई है। तो जब भी हर 2 साल में या 18 मंथ्स में जब ट्रांसफर होता है, चाहे वो एक ऑफिसर का ट्रांसफर हो या वो सैनिक का ट्रांसफर हो, सिस्टम ऐसी बनी है कि वो चलती रहनी चाहिए और ऑफिसर्स का और जो सैनिक है उनका ट्रांसफर होता है। इसके पीछे की भी कई कारण है जो आवश्यक है कि इस वजह से कि उसकी एक पद्धति बनी रहे और देयर हैज टू बी अ सरप्राइज एलिमेंट एंड बहुत सारी चीजें उसमें एडेड है। ये ट्रांसफर की बात रही एंड क्योंकि आप बात कर रहे हैं ट्रांसफर की, तो यस, मेरी पोस्टिंग ऐसे भी रही है जहां मुझे +50 डिग्री टेम्परेचर पाकिस्तान राजस्थान बॉर्डर पे वहां पे उस क्लाइमेट में रहना पड़ा। उसके बाद कश्मीर, बारामूला, -10, -15, आगे कुपवाड़ा, उरी की तरफ जाना हुआ जब पोस्टिंग्स में, तो वहां पे इतना टेम्परेचर रहा से लेके आपकी अलग अलग टरेन्स जो रहती है उसमें। उसके अलावा आप क्योंकि आप ग्राउंड पे काम करते हैं तो उस सिटी के अलग अलग रहने के तरीके, खान पान सब कुछ रहता है, उसमें अपने आप को कैसे ढालना, वो एक चीज हुई। दूसरी चीज, और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि आपकी मानसिक क्षमता जो है वो स्ट्रांग है, यू आर मेंटली स्ट्रांग, और यही जांचा जाता है जब भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें भी, और इवन इन दी एकेडमी आपको इसी पे ट्रेन किया जाता है कि आप मानसिक रूप से आप सशक्त रहे ताकि आप फिजिकल स्ट्रेंथ आपका जो उसका जो एक बाई प्रोडक्ट है वो भी बाहर निकल के आए। दैट इज नंबर 1। और नंबर 2, जब आपने कहा महिला के रूप में, तो इसका अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल दूं तो AK-47 है, उसको नहीं पता कि उसको एक महिला चला रही है या एक पुरुष चला रहा है। वो क्षमता उस व्यक्ति की है, वो प्रोफेशनलिज्म उस व्यक्ति का है जो उसको चला रहा है। और उसी हिसाब से जब हम अभी देखते हैं हमारे फाइटर जेट्स है, वो मशीन को नहीं पता कि उसको एक महिला ऑफिसर उड़ा रही है या एक पुरुष ऑफिसर। उस व्यक्ति की प्रोफेशनलिज्म, उसकी टेक्निकलिटी, उसकी क्षमता क्या है, आई थिंक वही मैटर करता है। और उस यूनिफॉर्म भी जिसने पहना है, तो हम ऑफिसर पहले है और मेल ऑफिसर या फीमेल ऑफिसर बाद में है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत सटीक शब्दों में आपने जो हमारे मन में ही ये अंतर बने हुए हैं, प्रकृति ने अंतर नहीं बनाए हैं, लेकिन हम जो अपने आप ही ये बाधाएं बना करके बैठे हुए रहते हैं, तो आपने वो बहुत सही शब्दों में वो भ्रम दूर किए। आज हमारे साथ हैं रिटायर्ड कप्तान मीरा दवे, जो बता रही हैं सेना के अपने अनुभव। अच्छा मैडम, आप ऑपरेशन सद्भावना उससे जुड़ी रही, तो उसके विषय में कुछ संक्षिप्त में बताएं। जी दीपशिखा जी, ऑपरेशन सद्भावना जो है वो मेरे मन के बहुत करीब है, क्योंकि मुझे इसमें जो काम मुझे करने का सौभाग्य मिला वो भी बहुत एक इमोशनल एंड इट इज देयर टू स्टे फॉर लाइफ, ऐसा वो कार्य रहा। ये बारामूला कश्मीर में जब मेरी पोस्टिंग रही तो पूरे जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में ये आर्मी का एक प्रोजेक्ट है ऑपरेशन सद्भावना, जो कि वहाँ के नागरिकों को लेके किया जाता है।
और जैसा हम जानते हैं कि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के पहले जो अलगाववादी नेताओं की हमेशा से वो एक कार्य पद्धति रही कि कैसे वो कश्मीर को हमारे भारत के अभिन्न अंग से उनको अलग करने का प्रयास किया गया था। तो आर्मी का ये एक सॉफ्ट वे ऑफ वर्किंग, सॉफ्ट पावर आप कह सकते, ये था कि कैसे वहां की आम मानस, आम जनता को जोड़ के रखे भारत से और उसका ब्रिज बने एज इंडियन आर्मी उन दोनों के बीच में। तो ये पूरा कार्य रहा और ये कश्मीर बारामूला में पहली बार हो रहा था कि हम महिलाओं को लेके ऑपरेशन सद्भावना में कार्य कर रहे थे। तो जब ये बात निकल के आई, इट वाज अ वेरी सेंसिटिव वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि वहाँ की लोकल जो महिलाएं हैं उन पे हमें ये काम करना था कि कैसे ये महिलाएं आत्मनिर्भर हो। तो ये कौन सी महिलाएं हैं? ये वो महिलाएं हैं जिनके घर के जो पुरुष है, चाहे उनके पिता, उनके पति, उनके भाई बेटे वो आतंकवाद में मारे गए हो, तो वहाँ उनके घर में कमाने वाला और कोई पुरुष न हो। तो ऐसी महिलाओं को चिन्हित करके उनको आत्मनिर्भर, सक्षम बनाना, ये इस प्रोजेक्ट में कार्य दिया गया था। तो सबसे सर्वप्रथम ये किया गया कि उनकी स्किल एनालिसिस की गई कि मैंने ये देखा कि भाई कौन सी ऐसी स्किल है जो उनको नेचुरली आती है, और वो था स्विंग। हम जानते हैं जो कढ़ाई बुनाई है वो वहाँ कश्मीरी महिलाओं की जो है वो नेचुरली उनमें एक स्किल ईश्वर ने दी है, तो क्यों ना उसको और अच्छी तरीके से सशक्त किया जाए। तो लखनऊ में उषा फैशन डिजाइनिंग स्कूल है, उसके साथ हमने प्रोजेक्ट डिजाइन किया, एक प्रॉपर कोर्स करिकुलम डिजाइन किया जिसमें जो ये महिलाएं हैं ये पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। उसके बाद उनकी एग्जाम ली जाएगी, वंस दे क्लियर दैट उनको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट एट द एंड ऑफ द कोर्स उनको एक स्विंग मशीन दिया जाता है, बिकॉज हमारा उद्देश्य ये था कि न केवल उनकी स्किन एनहांसमेंट हो बल्कि एट द एंड ऑफ द डे हम जो चाहते थे कि वो आत्मनिर्भर बने, तो उनके लिए ऐसा कोई जरिया भी हो कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कमा सके, इसलिए वो स्विंग मशीन भी दी जाएगी। ये किया हमने, और मुझे बहुत आनंद होता है ये कहते हुए कि मेरे पूरे पोस्टिंग के दौरान 200 से अधिक महिलाओं को वहां पे उस सेंटर में आत्मनिर्भर किया गया। एंड अभी जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे याद आता है जब मेरा लास्ट डे था, मैं पोस्टिंग आउट हो रही थी, तो उनमें से एक महिला आई और उन्होंने मुझे कुछ एक गिफ्ट दिया। तब मैंने कहा मैं यूनिफॉर्म में हूँ, आई एम सर्विंग, आई कैन नॉट टेक गिफ्ट। तब उसने जो दीपशिखा जी कहा वो अभी भी मैं बोल रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आई एम फीलिंग इमोशनल। उसने ये कहा कि मैम ये गिफ्ट नहीं है, जो आपने हमें वो एक मनोबल बढ़ाया, हमारा हमें आत्मनिर्भर बनाया, उस जो स्विंग मशीन दिया उस पे सिला हुआ ये पहला सलवार कमीज है, और ये मेरे जीवन का एक टुकड़ा है, हम सबके जीवन का ये एक भाग है जो हम आपको देना चाहते हैं। वो आज भी मेरे साथ है उनकी याद के रूप में। सच में मैडम, आपके साथ तो ये बीता, मैं तो सुन करके भी मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। रिटायर्ड कैप्टन मीरा दवे को अभी आप सुन रहे हैं। आपसे बातचीत कर रही हैं दीपशिखा दुर्गापाल। मैडम, आप लोग तो डिफेंस के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को काफी मौका भी मिलता है और आप लोग हमसे कहीं ज्यादा देश की सेवा दे रहे हैं, फिजिकली भी दे रहे हैं, लेकिन आम इंसान कैसे आर्मी, एयरफोर्स या नेवी या पैरामिलिट्री के साथ सहयोग कैसे कर सकता है, ये मैं जानना चाहती हूँ। जी, बहुत 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 महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपने पूछा है दीपशिखा जी, और वो भी तब जब अभी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देखी है, और उससे पहले 22 अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले, पहलगाम में हुए हमले को भी देखा है। तो ऐसे समय पे हमने देखा कि हमारे जो आर्म फोर्सेस है, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उन्होंने अपना दमखम, अपना शौर्य, अपना प्रोफेशनलिज्म बखूबी दिखाया और जो है पाकिस्तान को धूल चटाई, वहां के टेरर कैंप्स को नष्ट किया, वो हम सब ने देखा जी। लेकिन ऐसे समय में एक भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है दो भाग में। एक ये कि जब हम अपने सेना बलों के मनोबल बढ़े, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे भारतीय नागरिक बने जो अपने सेना बल में विश्वास रखे जी। जब हम अपने सेना बल में विश्वास रखेंगे तो हमारे पूरे सेना बल का जो है मनोबल बहुत बढ़ता है, ये नंबर 1 है। नंबर 2,
आपने जैसे पूछा कि कैसे हम मदद रूप हो, तो हमारे जितनी भी आर्म फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो हमारे देश के बॉर्डर्स की रक्षा करने में सक्षम है, वो भली भांति कर रही है। लेकिन बात आती है जब आंतरिक रक्षा की, इंटरनल सिक्योरिटी की, उसमें भारतीय नागरिक होने के नाते हम एक बहुत बड़ा योगदान जो है दे सकते हैं। वो कैसे, हमने ये भी देखा कि अभी पिछले कुछ महीनों में गुजरात में से जो इलीगल बांग्लादेशी जो है इतने पकड़े गए, वो भी हमने देखा। और साथ में हमने देखा कि इस हिसाब से जो भारत विरोधी ताकतें हैं, पहलगाम में जैसे हुआ, तो वो भी सक्रिय है। तो इनको हम कैसे पहचाने, शत्रु बोध कैसे हो, जो यूनिफॉर्म्ड हमारे जो दुश्मन देश है वो तो हम देख पाते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्र के अंदर जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, वो शत्रु बोध को जानना, वो शत्रु को पहचानना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे में भारतीय नागरिक होने के नाते हम सतर्क है, हम सजाग रहे और हम अपने देश के आंख और कान बने। कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही है जो हमें लगता है कि ये हमारे राष्ट्र के विरुद्ध हो, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो रही हो, सोशल मीडिया पे हो रही हो, उसमें भी हम ध्यान रखें कि सोशल मीडिया पे भी ऐसी कोई पोस्ट आगे ना करे जो हमारे राष्ट्र के विरुद्ध में हो, हमारे सेना बल के विरुद्ध में हो। तो जब हम ऐसे सतर्क नागरिक बनेंगे, हम अपनी सतर्कता रखेंगे अपने राष्ट्र के रक्षा के लिए, तो हम विदाउट यूनिफॉर्म भी अपने राष्ट्र के सैनिक बन सकते हैं, प्रथम सैनिक बन सकते हैं और एक भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य भी निभा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा और यही चीज जनरल बिपिन रावत भी कह के गए थे कि जो 2.5 फ्रंट जो हमको लड़ना है, वो हाफ फ्रंट हमें, और हम सेना में नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा कि हम सतर्क रहें। बहुत धन्यवाद आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए। बस जाते जाते एक छोटा सा संदेश आपसे चाहूंगी। वैसे आपकी पूरी बातें, आपसे आपका तो पूरा जीवन अपने आप में संदेश है, हर सैनिक कर्मी का जीवन संदेश होता है, लेकिन आप क्या संदेश देना चाहेंगी किशोरों को, युवा पीढ़ी को, बच्चों को? दीपिका जी, अभी सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, हमारा भारत देश जो है वो युवा देश है। हमारी सबसे बड़ी ताकत ही ये है कि हमारा बहुत बड़ा युवा वर्ग है, और आज का जो युवा वर्ग है, आज की जो यंग जनरेशन है, उसमें बहुत क्षमता है। तो आर्मी में कहते हैं डू यू हैव इट इन यू। तो आज हम सबको अपने आप को यही पूछना है दैट डू आई हैव इट इन मी। क्या मुझ में वो क्षमता है, क्या मुझ में वो योग्यता है कि मैं एक ऐसा नागरिक बनूं कि मैं अपने राष्ट्र के काम आ सकूं। चाहे मैं किसी भी फील्ड में हूं, चाहे मैं जो भी कार्य कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कार्य करूं कि जो मेरे राष्ट्र के हित में हो। राष्ट्र प्रथम की भावना लेके जब हर एक नागरिक आगे बढ़ेगा और 140 करोड़ की जब ये ताकत एक साथ मिलके उभरेगी, तो कोई विश्व में ऐसी आंख नहीं है जो हमें गलत नजरों से देख सकती है, या कोई विश्व में ऐसी ताकत नहीं है जो भारत को, आज हम बात कर रहे कि हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है और इस वेग में हम और आगे बढ़ते जाए और एक सक्षम, एक सशक्त राष्ट्र बने, उसमें अपना योगदान जब हम देंगे, 140 करोड़ नागरिक जब भारत प्रथम को लेके आगे बढ़ेंगे, तब जो भारत आगे बढ़ेगा, जो भारत चमकेगा, वो पूरी दुनिया में दिखाई देगा। और हम जब बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, हम जब बात करते हैं कि कैसे राष्ट्र प्रथम की भावना को लेके पूरे विश्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, जब हमारा नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा है, जो हमेशा इवन 2047 की जब वो बात करते हैं, जब उनकी इतनी दूरदर्शिता है, जब हमारे पास ये रोड मैप बना हुआ है, तो नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा यही कर्तव्य है कि हम एक ऐसे नागरिक बने भारत के जो हमेशा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अपना मान के आगे बढ़े, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सही तरीके में आगे लेके जाए, और जो भी कार्य करे राष्ट्र प्रथम को लेके कार्य करेंगे, तो आई थिंक आप एक सही
भारतीय नागरिक के रूप में आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच कैप्टन मीरा दवे, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा किया और आप लोगों का तो पूरा जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपके साथ की इस बातचीत को आज सुन रहे हैं, तो वो इससे प्रेरित होंगे और वैसे ही नागरिक बनना चाहेंगे जैसा कि आपने कहा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद दीपशिखा जी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रिटायर्ड कैप्टन मीरा दवे को। आपसे बातचीत कर रही थी दीपशिखा दुर्गापाल। नमन है देश के हर वीर जवान को, हर सैनिक को जो देश की रक्षा के लिए मुस्कुराकर मौत का सामना करने की हिम्मत रखता है। जय हिंद।